इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्क। सार्क यानी कि SAARC, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षेस, और इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सार्क में सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में पढ़ेंगे इसके उद्देश्य, उसके बाद में सिद्धांत, उसके बाद में संस्थाएं, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसके महत्व और समस्याएं। जो सार्क की फुल फॉर्म है वह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सबसे पहले देखते हैं सार्क की भूमिका। सार्क की स्थापना 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में हुई थी। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 7 और 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ये देश थे, यानी कि ये 7 देश कौन कौन से थे? तो वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर रहमान ने दिया था। सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में सार्क में 8 देश शामिल हैं। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 7-8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर? ढाका में हुई थी, और प्रारंभ में इसमें 7 देश शामिल थे। उसके बाद में जब इसका 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ तो अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में सार्क की सदस्य संख्या 8 है। ठीक है। और सार्क के देशों का नाम याद करने की ट्रिक है MBBS पीना। क्या है? MBBS पीना। M का मतलब मालदीव, B का मतलब बांग्लादेश, B का मतलब भूटान, S का मतलब श्रीलंका, P का मतलब पाकिस्तान, I का मतलब इंडिया यानी कि भारत, N का मतलब नेपाल और A का मतलब अफगानिस्तान। तो इस प्रकार सार्क में 8 सदस्य देश हैं। अब देखते हैं सार्क के उद्देश्य। सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार सार्क के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सार्क का पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा है दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। तीसरा है क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। चौथा है आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। पांचवा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग करना। छठा है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। और सातवां है सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना। तो ये हो गए सार्क के 7 उद्देश्य। आप अपनी इच्छा से कोई भी 5 उद्देश्य याद रख लेना। अब देखते हैं सार्क के सिद्धांत। देखो, सिद्धांत आप याद चाहे मत रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको तो सबसे पहले इसकी भूमिका याद रखनी है, उसके बाद में उसके उद्देश्य याद रखने हैं। तो अब देखते हैं सिद्धांत। सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता,
दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा। यानी कि सार्क के अंतर्गत जो भी निर्णय होंगे या जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी समझौते होंगे, वे समझौते द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों का स्थान नहीं लेंगे। यानी कि सार्क के समझौते अलग रहेंगे और जो सार्क में शामिल देश हैं, अगर उनमें से कोई दो देश आपस में कोई समझौता करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि सार्क अलग चीज है और देशों का आपसी सहयोग अलग है। अब देखते हैं सार्क की संस्थाएं। सार्क के चार्टर के अंतर्गत निम्न संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। पहला है शिखर सम्मेलन। अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यानी कि जो सार्क का चार्टर है, उस चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार सार्क का प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7-8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, क्योंकि वहीं इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना के साथ साथ इसका सम्मेलन भी हो गया था। 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को काठमांडू में हुआ। 19वां शिखर सम्मेलन 9-10 नवंबर 2016 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना था, लेकिन उरी हमले के बाद भारत ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। तो सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत के उरी में आतंकवादी हमला हुआ जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो इस कारण भारत ने 19वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। सार्क के नियमों के तहत यदि एक भी सदस्य देश भाग नहीं लेता है तो शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता। इस कारण 19वां शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। तो भारत ने भाग लेने से मना कर दिया, इस कारण शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। उसके बाद से अभी तक कोई भी सार्क का शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। दूसरा है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 4 के अनुसार यह सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। इसकी विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी हो सकती है, लेकिन 6 महीने में बैठक होना अनिवार्य है। तो ये हो गया मंत्रिपरिषद। तीसरा है स्थायी समिति। अनुच्छेद 5 के अनुसार यह सदस्य देशों के सचिवों की समिति है। इसकी बैठकें आवश्यकतानुसार कभी भी हो सकती हैं, लेकिन वर्ष में एक बैठक का होना अनिवार्य है। ये हो गई स्थायी समिति। चौथी है तकनीकी समितियां। इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 6 में की गई है। इनमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। ये अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये हो गई चौथी संस्था। देखो थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। 5वां है कार्यकारिणी समिति। अनुच्छेद 7 में कार्यकारिणी समिति की व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जाती है।
छठी संस्था है सचिवालय। अनुच्छेद 8 में सचिवालय का प्रावधान है। सार्क का सचिवालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को की गई थी। तो सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, लेकिन इसका सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में। सचिवालय के महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया है। महासचिव का पद सदस्यों में बारी बारी से घूमता रहता है। सचिवालय ने 2003 में श्रीलंका में एक सांस्कृतिक केंद्र और मालदीव में तटीय प्रबंधन केंद्र की स्थापना की। तो ये हो गया सचिवालय। देखो, हमने सार्क की 6 संस्थाएं पढ़ी हैं। तो अगर आपको 6 संस्थाएं याद ना रहें तो आप इनमें से 3 कर लेना। एक शिखर सम्मेलन, दूसरा मंत्री परिषद और तीसरा सचिवालय। अब देखते हैं सार्क का महत्व। पहला महत्व है, नवंबर 2014 में काठमांडू शिखर सम्मेलन में अनेक पर्यवेक्षक राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया आदि ने भाग लिया। इससे स्पष्ट है कि सार्क का वैश्विक विस्तार हो रहा है, जो दक्षिण एशिया को विश्व से जोड़ने में मदद करेगा। तो ये हो गया पहला महत्व। इनकी सार्क के कारण जो दक्षिण एशिया है वह विश्व से जुड़ सकता है, क्योंकि सार्क में अनेक पर्यवेक्षक राष्ट्र भी भाग लेते हैं। दूसरा महत्व है, आर्थिक क्षेत्र में वरीयता व्यापार क्षेत्र PTA लागू होने से छोटे देशों को सस्ते दर पर सामान उपलब्ध होते हैं। इसी तरह है संस्थागत पहलुओं का छोटे देश लाभ उठा रहे हैं, जैसे मौसम अनुसंधान केंद्र, सार्क शोध केंद्र। तो दूसरा महत्व है कि जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें वरीयता व्यापार क्षेत्र लागू होने के कारण उन्हें भारत से सस्ते दर पर सामान मिल जाता है। इसके साथ साथ जो सार्क की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे कि मौसम अनुसंधान केंद्र है, इनका छोटे देश लाभ उठा सकते हैं। तीसरा महत्व है, सार्क भले ही आर्थिक सहयोग के विकास में पूर्ण नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व अधिक है, क्योंकि शिखर सम्मेलन के माध्यम से द्विपक्षीय तनाव एवं गतिरोध को दूर करने में मदद मिलती है। तो ये हो गया तीसरा महत्व। चौथा महत्व है, सामाजिक क्षेत्र में भी सार्क के देश आपस में सहयोग कर सकते हैं। सार्क के देश स्वास्थ्य, शिक्षा के संबंध में भारत से सहयोग ले सकते हैं। आपस में मिलकर जल ऊर्जा के संदर्भ में समेकित योजना तैयार कर सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी साझा वीजा दिया जा सकता है। तो चौथा महत्व क्या है कि जो सार्क के देश हैं वे स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में भारत से सहयोग ले सकते हैं और आपस में मिलकर के जल ऊर्जा के लिए योजना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो सार्क के देश हैं उनमें आपस में नदियां बहती रहती हैं। अनेक ऐसी नदियां हैं जो सार्क के एक से अधिक देशों में बहती हैं, तो उनसे जल ऊर्जा के लिए योजना तैयार की जा सकती है। अब देखते हैं सार्क की समस्याएं। पहली समस्या है, सार्क में निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण सहमति नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो पहली समस्या क्या हो गई कि सार्क में अगर कोई भी निर्णय करना है
तो उसमें सभी देशों की सहमति आवश्यक है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में तनाव चलता रहता है। इस कारण भारत और पाकिस्तान किसी भी मुद्दे पर एकमत नहीं होते हैं। दूसरी समस्या है, सार्क के देशों में परस्पर अविश्वास का वातावरण है, क्योंकि इतिहास के बोझ के कारण सीमा विवाद की समस्या तथा असमान स्थिति के कारण सहयोग प्रभावित होता है। भारत के पड़ोसी देश बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित है। तो बिग ब्रदर सिंड्रोम का मतलब है कि जो भारत के देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनको लगता है कि भारत हमारा बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है, हम पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के पड़ोसी देश भारत को शंका की दृष्टि से देखते हैं। तीसरी समस्या है, सार्क देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो प्रतियोगी मूल्यों पर वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, यानी कि सस्ते मूल्यों पर उत्पादन कर सकता है, अन्य देशों को निर्यात कर सकता है, लेकिन भारत दूसरे देशों से बहुत कम आयात करता है, जिससे पड़ोसी देशों में भुगतान संतुलन की समस्या बढ़ रही है। तो ये हो गया तीसरी समस्या कि जो भारत है वो तो सस्ता उत्पादन कर सकता है और सार्क के दूसरे देशों को निर्यात कर सकता है, लेकिन भारत दूसरे देशों से बहुत कम आयात करता है। तो इस कारण सार्क के दूसरे देशों की जो भुगतान संतुलन की समस्या है वह बढ़ रही है, यानी कि उनको व्यापार में घाटा होता है। चौथी समस्या है, भारत के पड़ोसी देश भारत को संदेह की नज़र से देखते हैं, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में देखता है। इसी कारण पाकिस्तान स्वयं को पश्चिमी एशिया का तथा श्रीलंका स्वयं को दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश मानता है। तो ये हो गई चौथी समस्या। अब इसका कुछ थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। सार्क की स्थापना जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई थी वह अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो आप देखेंगे कि जब हम सार्क के उद्देश्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक सार्क उनमें से किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण भारत पाकिस्तान का आपसी तनाव है। सदस्य देशों को असहयोग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। छोटे देशों को मन से यह निकालना होगा कि सार्क से केवल भारत को फायदा होगा। जब भारत और चीन आपसी तनावों के बावजूद व्यापार में सहयोगी हैं तो दक्षिण एशियाई देशों को भी ऐसा ही कदम उठाना चाहिए। तो ये हो गया निष्कर्ष। थोड़ी सी समय की कमी थी इसलिए जल्दी वीडियो बनाया है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सार्क।